आपने मार्केट ट्रिगर्स को पढ़ा होगा, आपने बहुत ज़्यादा मंथन किया होगा। उसी मंथन में से मैं कुछ समझना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में बहुत कुछ हुआ। कुछ चिंता के जो बादल वो छटते हुए दिखाई दिए, लेकिन वो बादल जैसे छटे बहुत सवालों के साथ हमें अब छोड़ गए हैं। आरबीआई ने पॉज ले लिया, सरप्राइज पॉज ले लिया। हालांकि उसको लेकर क्या वजह रही, उसको मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। महंगाई के जो आंकड़े हैं वो थोड़े से कूल ऑफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारे लिए भी और यूएस में भी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये मेंटेन होगा, क्योंकि कीमतें जो बढ़ी हैं कच्चे तेल की, वो कहीं ना कहीं प्राइसिंग होंगी आने वाले महीनों में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक तरह से अगर हम बाजार की चाल को समझना चाहें तो आराम क्या देते हैं, और अगर देते हैं तो क्या लंबे समय तक हमें आराम दे पाएंगे। इन फैक्टर्स के बारे में जब आप सोचते हैं तो ऐसी कौन सी तस्वीर आपको फिलहाल आने वाले कुछ महीनों के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, आने वाले कुछ महीनों में क्या तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है? तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आरबीआई ने पॉज बटन क्यों हिट करा? हाँ। एक प्रकार का कहते हैं ना, अप्रैल फूल का कार्ड उन्होंने पुल आउट करा। हाँ। सबको लग रहा था रेट बढ़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट नहीं बढ़ाया। क्या कारण था? आरबीआई का मानना है कि जो फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन के 2 फैक्टर्स होते हैं, लोकल फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर। ग्लोबल फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है, क्रूड, एनर्जी, फूड इन्फ्लेशन हमारे हाथ में नहीं है। उसके अलावा भी जो फैक्टर्स होते हैं, जो लोकल फैक्टर्स होते हैं, वह शायद इस समय एक प्रकार का ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, और हमने इन्फ्लेशन का डेटा देखा था, अभी 2 दिन पहले आया था, इन्फ्लेशन के डेटा में शायद वो ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना है कि अनलाइक ग्लोबल वर्ल्ड, जहाँ पर अमेरिका में पिछले 10 साल के अंदर 6% इन्फ्लेशन आई नहीं है, इंडिया में पिछले 20 साल से 4 से 7% की इन्फ्लेशन हमेशा रही है। सो इंडियन इकोनॉमी नोज हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू लिव विद 4 to 6% इन्फ्लेशन। वो हमारे लिए नई बात नहीं है, अमेरिका के लिए नई बात है। तो आई थिंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यही अनुमान लगाया है कि जो इन्फ्लेशन है वो अपने रेंज में आ रही है, जो लॉन्ग टर्म रेंज में है। दूसरा, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर हम देख रहे हैं कि डिमांड कम हो रही है, तो कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगे, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगे, ग्रोथ भी नीचे आ रही है, तो आने वाले समय में डिमांड और प्राइसिंग जो रहेगी नीचे रहेगी। मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी बोला है कि हमने अपना रुख नहीं बदला है, हमने पॉज बटन हिट करा है। तो अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वापस आकर के 50 बिप्स रेट हाइक भी कर सकता है। तो ये जो हमें ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि रेट इस समय पीक आउट हो चुके हैं। मगर सेंट्रल बैंक को अगर रेट हाइक करना है तो उसके लिए कोई बहुत ही बड़ा कमोडिटी स्पाइक या इन्फ्लेशन के अंदर चेंज आना चाहिए, जो अभी नहीं लगता है। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट हाइक नहीं करा है, तो मार्केट ये अज्यूम कर रहा है कि भाई यहाँ एक पॉज आएगा, और यह इस इन्फ्लेशन साइकिल का एक पॉज है। तो अब आप एक टर्मिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉज कर दिया है, तो सिस्टम की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या रहेगी? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से आप 2 चीज़ करते हैं। आप निकाल सकते हैं कंपनियों को किस प्रकार का मुनाफा आएगा, कॉस्ट आपको पता लग गई है। और दूसरा, स्टॉक मार्केट इंटरेस्ट रेट्स को एक मूल्यांकन के लिए यूज करता है टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो मार्केट अब इन चीज़ों को निकाल पाता है। तो शायद यही कारण है कि हमने देखा कि निफ्टी के अंदर अचानक 1000 से पॉइंट से भी ज़्यादा की तेजी आई है। हम पिछली कड़ी में बात भी कर रहे थे कि मार्केट के अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था काफ़ी फेवरेबल है। तो आपको ये नहीं पता होता कि मार्केट कब चलेगा, मगर आपको ये पता होता है कि मार्केट के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है।